हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप सबको इग्नू के MEG 10 यानी कि इंग्लिश स्टडीज़ इन इंडिया के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। और MEG 10 के अंदर 8 ब्लॉक्स हैं, जिसमें से हम इस वीडियो में ब्लॉक 1 की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंग्लिश स्टडीज़ इन इंडिया। इसके अंदर भी हमारे 4 चैप्टर्स हैं। मैं आपको जल्दी जल्दी लाइक विद इन अ ब्लिंक ऑफ योर आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल दीज चैप्टर्स इन अ समरी वे। तो मैं आपको कंक्लूड कर दूँगी, तो आपको इनको लाइन टू लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सारी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो भी रहेंगी, मैं आपको वो सब एस्पेक्ट्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, so let's start from the very first unit, that is Entry of English, a historical overview. Entry of English, a historical overview. तो इसके अंदर हमारे सबसे इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक्स हैं द प्रोसेस ऑफ अ लैंग्वेज अनफोल्डिंग इटसेल्फ एंड इंट्रोड्यूसिंग लैंग्वेज फ्रॉम पोजीशन ऑफ पावर, और बाकी इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, उसके 4 फेजेस के बारे में हम इसमें बात करेंगे। आज बात करेंगे यूनिट 1 की, दैट इज एंट्री ऑफ इंग्लिश, अ हिस्टोरिकल ओवरव्यू। तो इसके टाइटल से ही आपको पता चल गया होगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम इस चैप्टर में इंग्लिश लैंग्वेज की बात करने वाले हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश लैंग्वेज को लेके आए इंडिया में, और कैसे इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया के अंदर इस तरीके से इस्टेब्लिश हुई कि आज भी काफ़ी एक स्टैंडर्ड माना जाता है इंग्लिश लैंग्वेज बोलना। तो देखा जाए तो इंग्लिश इंडिया के अंदर इंग्लिश आना एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स इवेंट रहा है, और उसने काफ़ी 2 सेंचुरीज का टाइम लिया इंग्लिश इस्टेब्लिश होने में इंडिया के अंदर। ब्रिटिशर्स को काफ़ी 2 सेंचुरीज का टाइम लग गया इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश करने में इंग्लिश लैंग्वेज को। और इंट्रोडक्शन ऑफ अ यूरोपियन लैंग्वेज इनटू एन एलियन कल्चर वाज नॉट एक्सीडेंटल। ये एक कोइंसिडेंस नहीं था, ना ही एक एक्सीडेंट था कि इंग्लिश लैंग्वेज एज एन यूरोपियन लैंग्वेज वो इस्टेब्लिश होती है ऐसी कंट्री में जिसका दूर दूर तक इस लैंग्वेज से कोई नाता ही नहीं है। तो दिस वॉज अ पार्ट ऑफ पॉलिसीज एंड एक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइज रिवॉल्विंग कॉलोनियल सोसाइटी। सो पहले ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कब्जा किया, इंडिया पे कब्जा किया, फिर उसके बाद कॉलोनी बनने के बाद हमारे ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज को इम्पोज किया गया। तो ये एक्सीडेंटल नहीं था, कोइंसिडेंस नहीं था। So, like, this was the deliberate attempt of a powerful external force to dominate an indigenous community. That powerful external force was Britishers, and the indigenous community here is India. So, here we will be talking about how Britishers imposed their language onto our country. So, we will talk about the gradual process through which the English language unfolded in India. So, talking about the next topic, that is the process of language unfolding itself. कैसे इंग्लिश लैंग्वेज ने अपने आप को अनफोल्ड किया वक्त के साथ साथ। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश रूल। कैसे ब्रिटिश राज के आने के बाद लोगों के दिल में ये भावनाएं पैदा हुई कि ये लोग जो हमारे साथ कर रहे हैं, और हमारे साथ जैसे कि इनइक्वालिटी हो रही है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे ऊपर ये लोग कब्जा करके बैठे हैं। तो 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स एज एन इकोनॉमिक पावर एंटर करे थे इंडिया के अंदर। तो लोग पहले उस चीज़ को समझने लगे कि ये लोग पहले सिर्फ एक छोटा सा बिजनेस लेके आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने ऐसे एंटर किया इंडिया के अंदर एज एन इकोनॉमिक पावर। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि 20th सेंचुरी आते आते वो लोग इंडिया के ऊपर अच्छे से कब्जा कर लेते हैं, एक हेजेमनी बन जाती है, एक ऐसी पावर जो कि पॉलिटिकली, मिलिट्रीली एंड इकोनॉमिकली काफ़ी पावरफुल हो जाते हैं वो इंडिया के अंदर, और एक तरीके से इंडिया में अपना हाथ जमा लेते हैं। तो वो लोग चाहते थे कि इंडियंस के आइडियाज़ को, एटीट्यूड्स को, माइंड्स को वो इस तरीके से कंट्रोल करें, सिर्फ रिसोर्सेज को ही नहीं, मतलब आइडियाज़, एटीट्यूड्स और माइंड्स को इस तरीके से कंट्रोल करें कि इंडिया के ऊपर एक तरीके से अच्छे से कब्जा कर ले, जो कि वो पूरे वर्ल्ड पे भी करना चाहते थे। तो वाइल इंडियंस अडॉप्टेड वेस्टर्न आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, रैशनैलिटी एंड इंडिविजुअल डिग्निटी, कि इंडियंस ने फिर उस टाइम पे 20th सेंचुरी में जब ब्रिटिशर्स ये सोच रहे थे कि हम कैसे इनके इंडियंस पे कब्जा करें, इंडियंस ने उस टाइम पे वेस्टर्न आइडियाज़ को धीरे धीरे अडॉप्ट किया। वो वेस्टर्न आइडियाज़ के कॉन्सेप्ट्स को समझने लगे, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स को समझने लगे, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, रैशनैलिटी एंड इंडिविजुअल डिग्निटी। तो द स्ट्रगल वर्कड थ्रू लैंग्वेज एंड कल्चर। तो ये जो स्ट्रगल था, ये ब्रिटिशर्स की जो लैंग्वेज है और उसके कल्चर को इंडियंस ने भी काफ़ी समझा, और इसी के साथ उनका रेजिस्टेंस स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। जैसे कि रोल ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। तो राइटर्स एक्सपेरिमेंटेड एंड स्ट्रगल विद इन इंग्लिश टू एक्सप्रेस इंडियन रियलिटीज़। धीरे धीरे जो इंडियंस थे उन्हें ये पता चलने लग गया कि इन लोगों ने भी लैंग्वेज के थ्रू हमारे ऊपर कब्जा किया। पहले ये लोग हमारे कंट्री में आए, इन्होंने यहाँ की भाषा को सीखा, क्योंकि यहाँ के लोगों से बात करने के लिए या यहाँ के लोगों को अपनी बातें समझाने के लिए भी उन्हें यहाँ की भाषा सीखना भी इंपॉर्टेंट थी, या फिर अपनी भाषा वो यहाँ के लोगों को बता सकते थे। तो यही 2 तरीके थे जिनके थ्रू वो इंडिया पे कंट्रोल कर सकते थे या यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी लैंग्वेज को इंडिया के अंदर इम्पोज करने लगे, और क्योंकि वो इम्पोज करने लगे तो धीरे धीरे इंडियंस को भी उनकी लैंग्वेज, उनके कॉन्सेप्ट समझ में आने लगे, जैसे ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, रैशनैलिटी एंड ऑल। तो राइटर्स ने भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल किया इंग्लिश लैंग्वेज को समझने में, और इंडिया की जो रियलिटीज़ है उनको वो धीरे धीरे समझ में आने लगी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद। So, English increasingly used by Indian writers and thinkers, which required deep understanding of Western literature and thought, high level of language mastery, and engagement with the cultural ethos of English. तो जैसे कि इसमें बताया जा रहा है कि इंग्लिश जो है वो इंडियन राइटर्स और थिंकर्स ने इस तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया कि उन लोगों ने वेस्टर्न लिटरेचर और थॉट को काफ़ी हाई लेवल तक, काफ़ी डीपली उसको समझने की कोशिश करी, और उस लैंग्वेज को मास्टर किया, इंग्लिश लैंग्वेज को, और उसके कल्चरल एथोस को भी समझा। तो कल्चरल एथोस में आ जाता है हमारे सोशल वैल्यूज़, जैसे कि इंडिविजुअलिज्म, फ्रीडम, रैशनल थिंकिंग, या फिर मोरल आइडियाज़ जिसमें कि जस्टिस, ड्यूटी, लव, ऑनर, इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। वो धीरे धीरे इंडियंस को समझ में आने लगे।
तो उसका इम्पैक्ट क्या रहा? सीरियस रीडिंग ऑफ वेस्टर्न ऑथर्स गेव न्यू पर्सपेक्टिव्स ऑन रियलिटी, ब्रॉडर मेंटल हॉरिजन्स, स्ट्रॉन्गर आइडियोलॉजिकल ग्राउंडिंग। ये सब पढ़ने के बाद, वेस्टर्न ऑथर्स को पढ़ने के बाद इंडियंस के अंदर एक नया पर्सपेक्टिव जागा। उन्हें रियलिटी के बारे में पता चला। पहले शायद उन लोगों को ये भी रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि कैसे ये लोग जो हमारे साथ कर रहे हैं, ये इनक्वालिटी है, ये चोरी है एक तरीके से, ये हमारे ऊपर कब्जा कर रहे हैं, ये गलत है। और एक फ्रीडम के बारे में उन्हें समझ में आया कि हर इंसान, एवरीबडी इज़ बॉर्न टू बी फ्री एंड दे कैन नॉट इम्पोज देयर ओपिनियंस ओवर अस। और क्योंकि वो आउटसाइडर्स थे, उन्होंने हमारी ज़मीन पे कब्जा किया, तो मतलब एक तरीके से हमें भी रेजिस्ट करना चाहिए। उनके दिल में नेशनलिज्म की भावनाएं पैदा हुई। उन्हीं के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद उनका जो माइंडसेट है वो काफ़ी ब्रॉडली खुला, उनको समझ में आने लगी धीरे धीरे चीज़ें। और उनके आइडियोलॉजिकली भी वो लोग काफ़ी स्ट्रांग होने लगे। उन्होंने भी एक आइडियोलॉजी बना ली। हेल्प इंडियंस डेवलप एंड अप्रोप्रिएट स्टैंड टुवर्ड कॉलोनियलिज्म। धीरे धीरे कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट में उनका एक अलग अब ओपिनियन डेवलप हुआ, और कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट में। इंग्लिश इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। So expected a nationalist rejection of English after independence and focus on Indian native languages and cultures. तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद का जो इंडिया था, तब एक्सपेक्ट किया गया था कि इंग्लिश लैंग्वेज को पूरे इंडियंस के तरफ से रिजेक्शन मिलेगा, और जो मेन फोकस रहेगा वो इंडियन नेटिव लैंग्वेजेस को सीखने का रहेगा, और जो वहाँ जो इंडियन नेटिव कल्चर्स है उसके बारे में पढ़ने का और सीखने का जो भी फोकस रहेगा वो उस चीज़ पे रहेगा, ना कि इंग्लिश लैंग्वेज पे। और इंग्लिश लैंग्वेज को एकदम छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंग्लिश आज भी एक स्टैंडर्ड मानी जाती है इंडिया के अंदर। तो काफ़ी लोगों ने हम अपनी रियल संस्कृति को छोड़कर वेस्टर्न आइडियाज़ को फॉलो करते हैं आज भी, और उसी को ही स्टैंडर्ड मानते हैं। सो इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज अ हेजेमोनिक लैंग्वेज। सो इंग्लिश वॉज इंट्रोड्यूस फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ पावर दैट इज़ ब्रिटिशर्स। तो इंग्लिश ब्रिटिशर्स के थ्रू इंट्रोड्यूस की गई थी, इसलिए जो इंग्लिश का इम्पैक्ट इंडियन सोसाइटी या लैंग्वेजेस पर रहा है, हम उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं हम हमारे तीसरे टॉपिक की, दैट इज इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ऑफ पावर। एज अ लैंग्वेज ऑफ पावर मीन्स एज अ लैंग्वेज ऑफ ब्रिटिश पावर। सो इंग्लिश गेन्ड एक्टिव अथॉरिटी इन इंडिया इन दी 1830s। याद रखना, एक्टिव अथॉरिटी इन इंग्लिश लैंग्वेज कब मिली इंडिया के अंदर? 1830s में एक्टिवली यूज़ की जाने लगी। इंग्लिश वॉज इंट्रोड्यूस फ्रॉम अ हेजेमोनिक पोजिशन, नॉट एज अ न्यूट्रल लैंग्वेज। तो वही बात की जा रही है, हेजेमोनिक पोजीशन मतलब ब्रिटिशर्स जब बहुत एकदम कड़ी अपनी पावर में आ चुके थे, तब उन लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज को इंपोज करना स्टार्ट करा। फॉर एग्जाम्पल मैकॉलेज मिनट 1835, मैकॉले की एक बुक दैट इज मिनट, जो कि लिखी गई थी 1835 में। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन दिस चैप्टर एंड यू हैव टू लर्न इट प्रॉपर्ली, ओके। सो अ की डॉक्यूमेंट शेपिंग कॉलोनियल लैंग्वेज पॉलिसी। सो दिस वॉज द की डॉक्यूमेंट विच शेप्ड कॉलोनियल लैंग्वेज पॉलिसी। कैसे कि लैंग्वेज पॉलिसी जो कि ब्रिटिशर्स लेके आए थे इंडिया के अंदर, उसको इम्पोज करने में मैकॉले की जो मिनट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Macaulay openly admits he did not know Sanskrit or Arabic, yet claimed to judge their worth through translations and conversations. तो मैकॉले खुद एडमिट करते हैं ओपनली कि उन्हें संस्कृत या अरबिक लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं आता था, ना पता था कि इनकी बुक्स में क्या क्या लिखा हुआ है। स्टिल वो क्लेम करते हैं, जो उन्होंने ट्रांसलेशंस पढ़े होंगे संस्कृत और अरबिक के इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, या कन्वर्जेशंस जो कि उन्होंने काफ़ी रिसर्च स्कॉलर्स के कन्वर्जेशंस जो उन्होंने सुनी होगी, उसके बेसिस पे उन्होंने ये क्लेम किया कि वो अच्छी नहीं है। संस्कृत और अरबिक लैंग्वेजेस is like a single shelf of like his famous claim was that a single shelf of a good European library was superior to all Indian and Arabic literature. So वो उन्हें संस्कृत और अरबिक लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं पता था, स्टिल वो उन्होंने ये क्लेम किया कि अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वो सुपीरियर है इंडियन और अरबिक लिटरेचर से। तो हिज स्टेटमेंट शुड बी अंडरस्टूड एज रिटोरिक, नॉट लिटरल ट्रुथ एंड इन द कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट ऑफ पावर। क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर पावर में थे, इस वजह से उन्होंने एक तरीके से अपना एक बायस्ड ओपिनियन पेश किया अपनी बुक मिनट में। तो एक तरीके से ये रिटोरिकल था और ये लिटरल ट्रुथ नहीं था जो भी उन्होंने कहा, क्योंकि इंडियन लिटरेचर भी एक तरीके से अपने आप में काफ़ी अच्छी लिटरेचर मानी जाती है, और बिना उसे पढ़े बिना उसे समझे आप अपना ये ओपिनियन नहीं बना सकते कि वो बेकार है और कोई पर्टिकुलर लिटरेचर अच्छी है इंडियन लिटरेचर से। हमारी लिटरेचर में भी काफ़ी वेद्स एंड ऑल रहे हैं और काफ़ी सारे पुराण्स एंड ऑल रहे हैं जिन्हें जो कि वर्थ हैं अगर पढ़ा जाए तो। So his audacity of telling this thing is just because of his audience. His audience was British administrators and policymakers who framed colonial education and language policy. तो उसे तो ये सब कहना ही था, क्योंकि उसे पता था कि उसके सपोर्ट में सभी ब्रिटिशर्स हैं, और क्योंकि एक तरीके से वो पावर उसकी जहाँ से वो बिलोंग करता है, वो उन लोगों का कब्जा हमारे इंडिया पे था, तो वो कुछ भी कहेगा तो उसकी सपोर्ट करेंगे सब लोग। हिज व्यूज कैरीड वेट बिकॉज ही हैड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी थी, इसलिए वो कुछ भी कह सकता था, और लोग उसको सपोर्ट करते अप्रिशिएट कर रहे थे उस टाइम पे। उसे लगता था कि ओरिएंटलिस्ट जो है, ओरिएंटलिस्ट मीन्स स्कॉलर्स हु स्टडीड ईस्टर्न लैंग्वेजेस एंड कल्चर सीरियसली प्रोड्यूस्ड रिसर्च फॉर एकेडमिक यूज़। उसे लगता था कि ओरिएंटलिस्ट की जो बातें हैं, जो उनके ट्रांसलेशंस हैं और जो कन्वर्जेशन उसने हर्ड करी, वो सब एक तरीके से
सुपीरियर नहीं है यूरोपियन लाइब्रेरी की बुक से ज़्यादा या यूरोपियन लिटरेचर से ज़्यादा. So Macaulay used their findings, Orientalist findings, to justify European superiority. However, his acceptance is selective and political. देखा जाए तो हम मैकॉले के इस आइडिया को पे रिलाई नहीं कर सकते कि उसने जो भी कहा वो एकदम सच था. हम उस पर आगमन करके यकीन नहीं कर सकते कि उस टाइम पे यूरोपियन लिटरेचर अच्छी थी. प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम पे जब वो लोग इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ हमारी कंट्री में लेके आए तब उन्होंने हम पूरे सभी को अपनी लैंग्वेज के थ्रू यही समझाया कि शेक्सपियर इज़ दी वन हु इज़ वेरी गुड एट लिटरेचर एंड ऑल. लिटरेचर के नाम पे लोगों को शेक्सपियर ही दिमाग में रहता था और उस टाइम के राइटर्स रहते थे. चौसर हो गया, क्योंकि सिर्फ यूरोपियन लिटरेचर के बारे में ही इंडियंस को पता था. उनकी खुद की लिटरेचर को इन लोगों ने नहीं पढ़ा था. सो देन व्हाट एडवर्ड सेड डिड. एडवर्ड सेड्स क्रिटिक. Edward Said describes Macaulay's view as ethnocentric, evaluating other cultures according to preconceptions originating in the standards and customs of one's own culture. तो एडवर्ड सेड ने एडवर्ड सेड ने उनका क्रिटिसिज्म किया मैकॉले का और उनके व्यू को एथनोसेंट्रिक कहा. एथनोसेंट्रिक मतलब यही कि खुद के कल्चर से रिलेटेड या खुद के जो कल्चर में जो प्रीकंसेप्शंस स्टार्टिंग से मानी जाती जो चीज़ें हैं या जो व्यूज़ हैं उसी व्यू के बेसिस पर उसने भी अपना एक व्यू बना लिया कि हमारा कल्चर सबसे सुपीरियर है, हम सबसे सुपीरियर है और बाकी सब हमारे नीचे आते हैं. So it was all about rooted in power and administration. The basis of Macaulay's view was all about the power and administration. So key points from Edward Said, what he said about Macaulay's view. So Macaulay spoke from a position where opinions became policy. अकॉर्डिंग टू एडवर्ड सेट मैकॉले उस पोजीशन से बोल रहा था जहाँ पे जो ओपिनियंस हैं वही पॉलिसी के अंदर कन्वर्ट किए जाते हैं. तो अगर मैकॉले ने ये ओपिनियन रख दिया है तो अब इसी की पॉलिसी बना दी जाएगी. इंग्लिश एजुकेशन वॉज इम्पोज ऑन इंडियंस और उसके बाद वही जो डर था वही हुआ. इंग्लिश एजुकेशन इंडियंस के ऊपर इम्पोज कर दी गई. दिस वैलिडेटेड यूरोपियन कल्चर एज सुपीरियर, जिसकी वजह से यूरोपियन कल्चर सुपीरियर बन गया इंडिया के अंदर. एंड पावर ऑपरेटेड थ्रू अ रिटोरिक ऑफ बिलोंगिंग, बीइंग कल्चरली एट होम, अ रिटोरिक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्निंग एंड कंट्रोलिंग. Culture and power became interchangeable. So this was all about Macaulay's view, which helped in shaping the colonial, the government of British, imposing the English language on Indians. Significance of Macaulay's statement. Despite colonial bias, his views had real consequences. कॉलोनियल बायस होने के बाद भी उसके मैकॉले के जो व्यूज़ की वजह से इंडियंस के ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया गया. इंग्लिश बिकेम द मीडियम ऑफ एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन. Now we will talk about the 4 phases of English in India, and before that we will just summarize what we will be going to study in the upcoming topics. So under the 4 phases of English in India comes the very first phase, that is from 1800 to 1857. ये आपको अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि एग्जाम्स में अगर आता है तो हमें इनको बाकायदा लिख के आना है. फर्स्ट फेज़ में हमें क्रिएशन ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में पता चलता है कि कैसे लैंग्वेज पॉलिसी क्रिएट की गई थी फर्स्ट फेज में, जो कि था 1800 टू 1857. उसका एम था टू प्रोड्यूस अ ट्रेंड मिडिल क्लास वर्कफोर्स एंड सेकंड स्प्रेड आइडियाज ऑफ यूरोपियन सुपीरियरिटी. एक ट्रेंड मिडिल क्लास वर्कफोर्स को प्रोड्यूस करना था जिसको इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से आती हो, और सेकंड यही था कि यूरोपियन सुपीरियरिटी के जो आइडियाज़ हैं वो पूरे इंडिया में हमें स्प्रेड करने थे. फेज़ 1 में ये किया गया. फेज़ 2 जो था वो था 1857 टू 1880 तक, और इसमें इंग्लिश बिगिंस टू इन्फ्लुएंस इंडियन थॉट एंड अफेक्ट वैल्यूज़ एंड सोशल लाइफ. धीरे धीरे करके इंडियंस भी इन्फ्लुएंस होने लगे इंग्लिश के थॉट से और उनकी जो वैल्यूज़ और सोशल लाइफ थी वो भी अफेक्ट होने लगी इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से. थर्ड फेज था लेट 19th सेंचुरी से 1947 तक का, जिसमें राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड इंग्लिश बोथ वॉज सपोर्टेड एंड अपोज्ड. इसमें नेशनलिज्म की भावना लोगों के प्रति लोगों के अंदर जागी और इंग्लिश लैंग्वेज को कई लोगों ने सपोर्ट भी करा और उसका अपोज भी करा. Then the period ends with independence. So this period ends with independence, phase third. Now comes phase fourth, that is the last phase, post independence to end of 20th century. इंडिपेंडेंस के बाद का फेज़ है ये, और ये चलता है एंड ऑफ 20th सेंचुरी तक, जिसके अंदर की कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोसेस ऑफ रेजिस्टिंग एंड अडॉप्टिंग इंग्लिश. आधे लोग तो इंग्लिश को रेजिस्ट कर रहे थे और आधे लोग इंग्लिश को अडॉप्ट करना चाहते थे. एंड दिस वॉज मार्क्ड बाय सोशल चेंज एंड क्राइसिस इन पॉलिटिक्स एंड कल्चर. सो दीज वर आर टॉपिक्स विच आई हैव डिस्कस्ड टिल नाउ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा समझ में आया होगा. तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें. आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है, हमें वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मिलेगा. सो थैंक यू सो मच.